Hi everyone. In this session, we will discuss the concept of rigid body, which is a topic of system of particle and rotational motion. Let's discuss this concept in detail. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिजिड बॉडी के बारे में. तो रिजिड बॉडी जो है वो होती क्या है? So rigid body is a body in which the distance between any two constituent particles remain fixed after the application of एक्सटर्नल फोर्स. क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, इसके कोई दो कांस्टेंट पार्टिकल्स ले लिए, जैसे ये ए पार्टिकल और ये बी पार्टिकल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ले लेते हैं. अब हमने इस बॉडी पे, ये क्या है, एक तरह की रिजिड बॉडी है, ठीक है, हमने एक बॉडी ली है, रिजिड बताते हैं क्या है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई कर दी. जब हमने फोर्स अप्लाई की तो ये जो बॉडी है, इनके बीच में दो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, डी. फोर्स लगने के बाद भी वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम. ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जब सेम रहता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है, रिजिड बॉडी. फोर्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होगी, डिफॉर्मेशन हो रही है, फिर भी जो पार्टिकल्स हैं, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो पार्टिकल्स ले सकते हो आप, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए. ऐसी जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिजिड बॉडी. बट रियल में क्या होता है, रियलिटी में नो बॉडी इज रिजिड, परफेक्टली रिजिड. परफेक्टली रिजिड बॉडी तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एज ऑन अप्लाइंग external force there will be deformation. कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगी बॉडी में. अगर डिफॉर्मेशन हो रही है तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, वो भी क्या होगा, चेंज होगा. सो रियलिटी में तो कोई भी जो बॉडी है परफेक्टली रिजिड नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती ही है. अगर डिफॉर्मेशन हो रही है दैट मीन्स जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच वो क्या है, वो फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज हो रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं रिजिड बॉडी जो है वो कितने तरह का मोशन जो है वो परफॉर्म करती है. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा इसी के अंडर, टाइप्स ऑफ मोशन एग्जीक्यूटेड बाय रिजिड बॉडी. तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की. ये जो रिजिड बॉडी है वो कैसा मोशन शो करती है, ट्रांसलेशनल मोशन शो करती है. अब इस ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है यहाँ पे, सपोज कोई आपके पास ये रिजिड बॉडी है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए, ये ए पार्टिकल, ये बी पार्टिकल, इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया हमने, ये ठीक है. अब इसका ट्रांसलेशन मोशन हुआ, तो ये बॉडी मूव करके मान लो यहाँ पे आ गई, ये ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और ये बी, ठीक है, और इनको हमने ज्वाइन किया था, ये रही वो ज्वाइनिंग लाइन. अब देखो ट्रांसलेशन मोशन में क्या हो रहा है कि ये जो ज्वाइनिंग लाइन है यहाँ पे थी, जो ए बी के बीच में, वो यहाँ पे भी मिल रही है. ये लाइन क्या है, इसी के पैरेलल है, यानी कि जो लाइन ज्वाइनिंग
between any two particles, constituent particles, remains parallel, वो पैरेलल ही रहेगी। किसके पैरेलल? टू इटसेल्फ, खुद के ही। जब हम इस पोजीशन पे थी बॉडी, फिर इस पे आई ट्रांसलेशन मोशन के बाद, ये लाइन देखो इसके पैरेलल आ रही है। मान लो और ट्रांसलेशन मोशन हो गई, ये और मूव करके यहाँ पे आ गई, तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इनको लाइन ज्वाइनिंग कर दी। अब ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन यही हो गई कि जो लाइन हमने ज्वाइन की थी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, वो क्या रह रही है? पैरेलल रह रही है खुद के। दूसरा देखो, अब यहाँ पे भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो हमने लाइन ज्वाइन की है, ऐसे तो है नहीं कि ए और बी के बीच में पार्टिकल्स ही नहीं है। तो ये सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ये भी तो ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए, तो ये जो पार्टिकल्स है ये कैसा मोशन कर रहे हैं? इनका पाथ कैसा है? पार्टिकल्स का पाथ कैसा है? पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ पे मूव कर रहे हैं। जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दिस वन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं? पैरेलल पाथ में मूव कर रहे हैं। पैरेलल पाथ मतलब कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। कहने का मतलब रिजिड बॉडी के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसा मोशन कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन के अंडर इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसको नाम क्या दे दिया? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं दे आर मूविंग पैरेलल पाथ, दे आर मूविंग इन द पैरेलल पाथ, पैरेलल पाथ पे वो मूव कर रही हैं। यानी कि कैसा मोशन हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अब इसी के अंडर सेकेंड केस ले लेते हैं। मान लो रिजिड बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। कैसे? ये रिजिड बॉडी ले ली, वो ऐसे जा रही है, ठीक है। मूव करके मान लो यहाँ पे आ गई। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लिए दो, इनके बीच लाइन ज्वाइन कर दी हमने। अब यही पार्टिकल जो है वो मूव करके कुछ यहाँ भी पहुंचेंगे, सेम। ठीक है, और बी की भी पोजीशन देख लेते हैं। तो ये लाइन ज्वाइन कर दी इनकी। अब देखो ट्रांसलेशन मोशन तो हो रहा है, क्योंकि जो लाइन है दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में वो क्या है? पैरेलल है। अब इसके बीच भी तो पार्टिकल्स है, लाइन जो हमने ज्वाइन की, यहाँ पे और भी तो पार्टिकल्स है, वो कैसे जाएंगे? अब वो इसी कर्व के अलोंग जाएंगे, ऐसे ही मूव करेंगे कर्व के अलोंग, ठीक है। तो ये कैसा मोशन हुआ? दिस इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स कर्व के अलोंग मूव कर रहे हैं। सो ये कैसा मोशन है? कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। सेकेंड टाइप का मोशन जो रिजिड बॉडी शो करती है दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को समझते हैं कि क्या कैसा मोशन होता है। मान लो ये रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट हमने इसका फिक्स कर दिया, पाइवट। पाइवट मतलब ये पॉइंट क्या है? फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं इस लाइन पे, जैसे बी, सी, डी, तीन पार्टिकल्स ले लिए। अब हमने इस बॉडी को क्या किया? रोटेट करना शुरू कर दिया, रोटेशनल मोशन है। तो ये पार्टिकल्स भी ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल द पार्टिकल्स मूव इन सर्कुलर पाथ,
सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहे हैं किसके अबाउट, अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हो या फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। कि हमने यहाँ पे एक पाइवट मतलब फिक्स कर दिया पॉइंट, अब ये बॉडी ऐसे घूम के रोटेट होके मान लो इस पोजीशन पे आ गई, तो ये पार्टिकल घूम के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये सी पार्टिकल यहाँ पे, ये डी पार्टिकल यहाँ पे, घूम के इस पोजीशन पे आ गई है। ये तो फिक्स है, यहाँ से हमने बॉडी को फिक्स किया हुआ है। तो पार्टिकल्स कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहे हैं अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि पाइवट होना ही चाहिए तभी रोटेशनल मोशन होगा। कहने का मतलब दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट पाइवट मस्ट बी देयर। अगर पाइवट यानी कि फिक्स पोजीशन नहीं है बॉडी की भी, तो भी वो रोटेशनल मोशन कर सकती है। एग्जाम्पल, कोई भी फ्री बॉडी है हमारे पास, मान लो ये आपके पास खुद का पेन नहीं है, थोड़े बड़ा करके शो कर रही हूँ, ठीक है। पेन है मान लो आपके पास अपना, आप अगर पेन के इस तरफ सडन फोर्स लगा दो तो ये रोटेट करने लग जाएगा। कैसा मोशन करेगा, ये स्पिन करेगा ना, स्पिन मोशन होगा इसका। तो यहाँ पे तो कोई भी पाइवट नहीं था, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं था कि हमें रोटेशन मोशन मिले। यानी कि जो पाइवट है जरूरी नहीं है कि वो होना ही चाहिए, ठीक है। फ्री बॉडी है कि हमने साइड पे थोड़ी सी फोर्स लगाई, साइड से लगानी है, सेंटर ऑफ मास से नहीं लगानी। सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट पे भी आते हैं हम थोड़ी देर में, ठीक है। कि हमने क्या किया, साइड पे फोर्स लगा दी, सडन फोर्स, और ये क्या करेगा, स्पिन करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा घूमने, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, टॉप। टॉप तो सभी ने देखा है, टॉप को जब आप रोटेट करते हो, फोर्स लगा रहे हो, वो घूमने लग जाता है, स्पिनिंग करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पाइवट ही नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, स्पिन मोशन कर रही है ना। तो ये जो है, ये रोटेशन किसके अबाउट होती है, इट इज अ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होती है, ये वही रोटेशन है जिसमें हमने कोई भी पाइवट पॉइंट फिक्स तो नहीं किया, बट बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में। अब देखो थर्ड टाइप ऑफ मोशन जो रिजिड बॉडी परफॉर्म करती है वो कौन सा मोशन होता है, प्लेनर मोशन। तो प्लेनर मोशन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, रोलिंग। जैसे कोई मान लो व्हील है, ठीक है, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये पॉइंट ए ले लेते हैं। अब ये जो व्हील है ये रोल कर रहा है, रोल करते मान लो ये यहाँ पे पहुंच गया, तो ये बी पॉइंट यहाँ और ए पॉइंट है यहाँ, रोल हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, रोलिंग मोशन हो रहा है, इसी को प्लेनर मोशन बोला जाता है। बेसिकली ये क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है ये। कैसे, देखो ये जो मोशन अभी हुआ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे देखो ये व्हील यहाँ पे था, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। अब ये व्हील थोड़ा सा आगे गया, यानी कि ट्रांसलेशन मोशन हुआ इसका, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, क्योंकि व्हील जो है आगे भी जाते हैं, रोटेट भी करते हैं ना। अब ये रोटेट कर रहा है, इसी पोजीशन पे ये रोटेट करेगा, रोटेट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है तो ए पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन। तो ये जो प्लेनर मोशन है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये जो तीन टाइप के मोशंस है रिजिड बॉडी जो है वो परफॉर्म करती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट, थोड़ा सा एनालॉगियो कर लेते हैं।
between linear motion and rotational motion. एनालॉगी मतलब सिमिलैरिटीज थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। एक साइड हम लिखते हैं लीनियर की, एक तरफ हम लिखते हैं रोटेशनल मोशन। फिर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे हम क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब लीनियर मोशन होता है यहाँ पे हम किसको स्टडी करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। जब रोटेशनल मोशन होगा तो यहाँ पे क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात, लीनियर मोशन में हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, दैट इज ds अपॉन dt, कि थोड़े से टाइम में हमने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। मोस्टली ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में हमारे पास कैसी वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी। कि थोड़े से टाइम में एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में हम एक्सलरेशन जो है, दो तरह की एक्सलरेशन पढ़ेंगे, दैट इज टेंजेंशियल एक्सलरेशन जिसको at से डिनोट किया जाता है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ac से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बट रोटेशनल मोशन में हम जो एक्सलरेशन पढ़ते हैं दैट इज एंगुलर एक्सलरेशन, और इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम फोर्स के साथ डील करते हैं। लीनियर मोशन है ना, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगा दी, ये मूव करेगा आगे की तरफ, मास इनटू एक्सलरेशन, हम ऐसे फाइंड करते हैं फोर्स। तो यहाँ पे हम फोर्स की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन में हम किसकी बात करते हैं, टॉर्क की, कि बॉडी को रोटेट करवाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए दैट इज अ टॉर्क, उसको टॉर्क बोला जाता है। यहाँ पे हम मोमेंटम के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ डील करते हैं, दैट इज स्मॉल p विच इज मास इनटू वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन में हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ये एनालॉगी क्वांटिटीज है। अब हम इनके बीच क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे वन बाय वन। सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच, फिर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच, एक्सलरेशंस के बीच देखेंगे, ठीक है। फिर टॉर्क को स्टडी भी करेंगे, फिर मोमेंटम को। ये एक वन बाय वन सभी क्वांटिटीज को हम स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, रिलेशंस फाइंड करने वाले, ठीक है। मान लो ये हमने एक रॉड ली है, ठीक है, इसका ये पॉइंट फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स कर दिया है, तो इसके जो ये पार्टिकल्स हैं, ये इसके अबाउट रोटेट करेंगे तो कैसा मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन। यही ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन पढ़ी है हमने, तो ठीक है। ये रोटेट होके कुछ ऐसा जाएगा रॉड, ठीक है, ऐसे जा रहा है। मान लो किसी इंस्टेंट की बात करते हैं कि ये घूमकर रोड यहाँ पे आ गई, इस पोजीशन पे रोड आ गई। तो ये जो किसी एंगल के थ्रू रोटेशन हुई है दैट इज, लेट्स से दिस इज थीटा, और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो जिस एंगल से रोटेट हो रही है इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल के थ्रू रोटेट हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे इसका डिस्टेंस ले लेते हैं r। तो देखो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे एंगल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। आर्क क्या है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये रेडियस क्या है, डिस्टेंस। कहाँ से लेना है, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, कि जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है वहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट से हमें डिस्टेंस लेना है।
ठीक है, तो यहां से रिलेशन क्या मिला, s इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये जो s है ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। अब देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हम पता चल रही है इस तरफ हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, जैसे मान लो यहाँ पे थी रॉड, पहले घूम के इस पॉइंट पे आ गई, ऐसे जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उसी डायरेक्शन में क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल कर लो। यानी कि इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ऐसे इसकी डायरेक्शन जो है वो निकाली जाती है। अब हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में देख लेते हैं रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। बेसिकली इस लीनियर वेलोसिटी को मोस्टली क्या बोला जाता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये टेंजेंट के अलोंग एक्ट करती है। देखो जैसे ये जो रॉड थी घूम रही है, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन करेगी, सर्कुलर पाथ पे इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये रॉड इस पोजीशन पे आ गई। अब यहाँ पे अगर आप पार्टिकल की यहाँ पे जो वेलोसिटी देखोगे वो ऐसे आएगी डायरेक्शन। अगर यही रॉड यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। अगर यही रॉड यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। ये रॉड यहाँ पे आ गई अगर घूम के, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ पे चेक करोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चल रही है, अलोंग द टेंजेंट, इसलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है। vt से लिख रही हूं मैं, vt इज व्हाट, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता चली, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी। कि स्मॉल टाइम में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने देखी, तो ये क्या आती है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी जब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन इज फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। देखो कैसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई रोटेशनल मोशन कर रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उसी डायरेक्शन में क्या करोगे, फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दो। इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। तो थंब क्या है, वो हमें डायरेक्शन बताएगा एंगुलर वेलोसिटी की। अब अगर हम इसमें देखें, हमने कर्ल्स की फिंगर इस तरफ, तो थंब कहाँ पे जाएगा, आउट ऑफ पेज। तो आउट ऑफ पेज क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। एक और सिचुएशन देख लेते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन शो कर देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, ऐसे जा रही है। अब देखो हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऐसे की तरफ, इस तरफ, तो जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अपवर्ड। ये वाली डायरेक्शन क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी की। एक बात याद रखनी है, जो इसकी डायरेक्शन होती है इट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन आई है, किस, ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्शन आई है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम रिलेशन देख लेते हैं क्या आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो रिलेशन क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन होता है
एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें नोट करने वाला क्या है, देखो मान लो हमारी जो बॉडी है रोटेशनल मोशन शो कर रही है इस तरफ, तो इस तरफ से घूम रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या आ गई, आउट ऑफ पेज। ठीक है, और ये हम आर डिस्टेंस ले लेते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके थ्रू पास कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लो एक ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया। अब ये जब ऐसे घूम रहे हैं, घूमते घूमते बी पॉइंट मान लो यहाँ पे आ गया, ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब एक बात याद रखनी है कि जो ओमेगा ए है ओमेगा बी के इक्वल होगा। कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेम व्हेन बॉडी रोटेट्स। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी सभी पॉइंट की क्या आएगी, सेम। जैसे मैंने यहाँ पे तो सिर्फ दो पॉइंट कंसीडर किया ना, ए और बी, ये घूम के इस तरफ आ गया, ये घूम के इस तरफ आ गया। ठीक है, दूसरी बात, टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नॉट सेम फॉर ऑल पॉइंट्स फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। कैसे, देखो मान लो इस फिक्स्ड पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस क्या है r1, और इस फिक्स्ड पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है r2। टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, vt। हम ए के लिए बात कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा r1 इंटू ओमेगा। बी के लिए देख लेते हैं, वो क्या आ जाएगा r2 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा तो सेम है, सभी पार्टिकल्स के लिए ओमेगा की वैल्यू तो सेम है। अब r2 बड़ा है r1 से, यानी कि जो B की टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू A। वैसे भी दिख ही रहा है कि ये जो B है वो ज्यादा डिस्टेंस से दूर है ना फिक्स्ड पॉइंट से, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंच रहा है। तो R2 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ से क्या पता चला, B की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा आ रही है। तो ये बात याद रखनी है, जब भी बॉडी रोटेट करती है उसमें एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होती है सभी पॉइंट्स की, बट टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम नहीं होती। राइट, अब हम आते हैं एक्सलरेशन के बीच रिलेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर एक्सलरेशन एंड रोटेशनल एक्सलरेशन, इनके बीच रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सलरेशन होती क्या है। जब भी लीनियर मोशन होता है उसमें जो एक्सलरेशन होती है वो टू टाइप्स की आती है। एक तो आती है टेंजेंशियल एक्सलरेशन, और दूसरी आती है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सपोज बॉडी क्या है, रोटेट कर रही है। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेशनल मोशन हो रहा है। अब जब रोटेशनल मोशन हो रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। अगर इस पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी इस तरफ। मतलब एट ईच पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जैसे जो वेलोसिटी है उसका क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। अब
वेलोसिटी को चेंज करना है या तो दोनों चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर दोनों में से एक भी चेंज हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। और वो कैसी एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, एक्सलरेशन प्रोड्यूस होती है। ऐसी एक्सलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को हम कैसे निकालते हैं, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। v तो स्पीड हो गई, मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वहां से हम r डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अगर यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, दैट इज AT विच इज इक्वल टू d/dt ऑफ BT। यानी कि जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब टेंजेंशियल एक्सलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन is produced when magnitude of tangential velocity changes। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी अब, अलोंग द टेंजेंट, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के अलोंग है, एक्सेलरेशन भी टेंजेंट के अलोंग ही आएगी। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट बॉडी जो है रोटेशनल मोशन कर रही थी, ऐसे घूम रही थी, किसी पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इस तरफ लगेगी टुवर्ड द सेंटर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट ऐसे आएगी। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर निकालनी हो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, अब वेक्टर क्वांटिटीज है तो वेक्टर प्रोडक्ट ही लगाएंगे, वेक्टर से थ्रू ही हम करेंगे। ठीक है, अब इसकी मान लो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ इस तरफ आ रही है, ए से डिनोट कर देते हैं, वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। देखो ये एंगल कितना बन रहा है, 90। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90। अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, जो cos 90 क्या होता है, 0, वो टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी, दैट इज अल्फा विच इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। इस हमारी जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद द टाइम, उससे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे एक और बताना है कि अगर मान लो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है, यहाँ पे किसी पार्टिकल की बात कर लेते हैं, इस तरफ इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, हमने इसी डायरेक्शन में क्या लगा दी, फोर्स लगा दी, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी ना टेंजेंट के अलोंग, हमने इस तरफ फोर्स लगा दी। तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, अलोंग द VT। जिस डायरेक्शन में
टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन में क्या आएगी, एक्सलरेशन आएगी, यानी कि जो AT टेंजेंशियल एक्सलरेशन होगी इट इज पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक तो केस ये हो गया। अगर हम मान लो सेकेंड केस ले लेते हैं कि ये बॉडी ऐसे घूम रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसी ही होगी, हमने फोर्स इस तरफ लगा दी नीचे की तरफ। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड जो है bt का डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, और यहाँ पे एक्सलरेशन जो होगी इट इज एंटी पैरेलल टू bt, क्योंकि जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ तो एक्सलरेशन आएगी, एक्सलरेशन इस तरफ आएगी, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलरेशन है वो क्या होगी, इट इज एंटी पैरेलल टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है टेंजेंशियल एक्सलरेशन का। अगर हम एंगुलर एक्सलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सलरेशन की सबसे पहले तो यूनिट्स क्या आएंगी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट्स आ गई इसकी। दूसरा इसकी डायरेक्शन, अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सलरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसको हम कैसे देखते हैं, बोथ हैव सेम साइन। जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू -2 है और ओमेगा की वैल्यू भी -2 है, दोनों का साइन क्या है, सेम ले लिया, नेगेटिव। सेम साइन होने का मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, बॉडी क्या हो रही है, एक्सलरेट हो रही है। ठीक है, मान लो रोटेशन मोशन ऐसे हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन किस तरफ ले रहे हैं, मान लो इनवर्ड की तरफ लेते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन आउटवर्ड, अपनी साइन कन्वेंशन ले ली हमने। अब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में आ रही है, अल्फा भी क्या है, इनवर्ड है कि -2 लिया वैल्यू, ओमेगा की -4 ले लेते हैं चलो, ये भी क्या इनवर्ड ही जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम आ रही है, सेम साइन आ रहा है दोनों का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज कर रही है, एंगुलर एक्सलरेशन इंक्रीज कर रही है। अगर स्पीड को डिक्रीज कर दें, एंगुलर स्पीड को, तो एंगुलर एक्सलरेशन क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो एंगुलर एक्सलरेशन है वो क्या करेगी, अपोज कर रही है, अपोज टू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था, बोथ हैव सेम साइन, यानी कि अल्फा और ओमेगा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सलरेशन, इट सपोर्ट्स द एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे वो अपोज करेगी सेकेंड सिचुएशन में, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट साइन के होंगे। न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशंस यूज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग यही लगाएंगे। अब आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम लीनियर मोशन में स्टडी करते हैं वो कैसे लिखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ लीनियर मोशन विद द कांस्टेंट एक्सलरेशन, तभी ये इक्वेशंस यूज होती हैं हमारे पास। क्या थी इक्वेशंस, v² - u² इज 2as, s इज ut प्लस हाफ at² और v इज इक्वल टू u प्लस at। अब अगर हमने यही इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी हो इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे चेंज हो जाएंगी, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म। एंगुलर एक्सलरेशन, देखो v क्या है यहाँ पे, फाइनल स्पीड, तो फाइनल एंगुलर स्पीड
इट इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, तो माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 2 ए क्या है यहाँ पे एक्सलरेशन, तो एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा, एस क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, एस सेकेंड इक्वेशन देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम प्लस हाफ, एक एक्सलरेशन की जगह एंगुलर एक्सलरेशन टी स्क्वायर, और थर्ड जो है हमारे पास आ गई फाइनल एंगुलर स्पीड इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, तो दोनों में एनालॉगी हमें पता चल गया। ये इक्वेशन ऑफ मोशन पर्टिकुलर कंडीशन में ही लगती है, जैसे ये यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के लिए और ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलरेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं टॉर्क की। लीनियर मोशन में हम सिंपल फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है तो टॉर्क आएगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नट है, हमने इसको ओपन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो जो है हमारे पास नट जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क है हमने देखना है कि अमाउंट ऑफ टॉर्क या अमाउंट ऑफ रोटेशन वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो ये कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन भी तो ज्यादा मिलेगी ना, टॉर्क ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा किस डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे देखो दो सिचुएशन लेते हैं, ये नट है और इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है, तो मान लो आप इस आर डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा दी, और सेकेंड केस में हमने फोर्स कहाँ पे लगाई, यहाँ पे फोर्स लगाई, ये आर डिस्टेंस पे, तो रोटेशन किस में इजी होगी, इसमें होगी ऑब्वियस। तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं ताकि हम इसको ओपन कर सके। ठीक है, तो ये जो आर है इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ आर्म। तीसरा किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं उस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, देखो जैसे ये नट है, इसको हमने ओपन करना है, अब किसी एंगल पे फोर्स लगा दी, ऐसे लगा दी फोर्स, ये फोर्स ऐसे आगे हम कर देते हैं, जी एंगल क्या आ गया, थीटा। अब इस थीटा एंगल पे भी डिपेंड करती है कि हमारी जो टॉर्क लग रही है कितनी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हम कंपोनेंट को रिजोल्व कर देते हैं, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा इस तरफ और इस तरफ एफ साइन थीटा। अब जो एफ कॉस थीटा है इसकी वजह से तो टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि देखो जिस पॉइंट पे हमने टॉर्क लगाना है ये फिक्स्ड पॉइंट, इसी के लॉन्ग तो फोर्स लग रही है ये एफ कॉस थीटा, तो ये तो रोटेशनल इम्पैक्ट नहीं देगी, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, एफ साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू आर। तो ये जरूरी है कि हम किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं और किस डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हैं और कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये जो नट है वो ओपन होगा। यानी कि हमें करेक्ट अगर टॉर्क देखना हो, टॉर्क की डिपेंडेंसी देखनी हो, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टॉर्क इज आर साइन आर एफ साइन थीटा, डिस्टेंस मोमेंट ऑफ आर्म पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कितनी फोर्स लगा रहे हैं, किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं उस पे टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, वो क्या बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब हम खोलते हैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर भी तो होता है एन कैप, ये एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मान लो आर की डायरेक्शन इस तरफ है, एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, तो हमें क्या लेना है, आर क्रॉस एफ। अगर आर क्रॉस एफ ऐसे जाओगे
तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ रही है, आउट ऑफ फेज आ रही है, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। जिस प्लेन में आर होगा एफ होगा उसके परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, अगर तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम तो टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं हम तो टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशंस होती है। ठीक है, अब हम रिलेशन भी देख लेते हैं टॉर्क का। देखो हमारे पास लीनियर फोर्स क्या थी, F इज इक्वल टू एम में, दोनों साइड हमने R से डिवाइड कर दिया। अब R इंटू एफ क्या होता है, टॉर्क ही तो होता है, दोनों साइड R से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, MAR। और जो हमारे पास एक्सलरेशन होती है टेंजेंशियल एक्सलरेशन, उसका रिलेशन होता है एंगुलर एक्सलरेशन के साथ, ये वाला अल्फा इंटू आर, यहाँ पे फिल कर देंगे m अल्फा r इंटू आर, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, m अल्फा r स्क्वायर। अगर इसको रीअरेंज कर दे एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अब देखो एनालॉगी इस रिलेशन में और इस रिलेशन में, लीनियर मोशन में हमारे पास फोर्स होती है F, यहाँ पे क्या आ गई, टॉर्क। एक्सलरेशन ये लीनियर एक्सलरेशन और ये एंगुलर एक्सलरेशन, ये यहाँ पे मास, जो रोल मास यहाँ पे प्ले कर रहा है वो यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रोटेशनल मोशन का रिजल्ट है हमारे पास, और ये लीनियर मोशन के लिए हम जो रिलेशन यूज। थैंक यू।